ईसोफेगस की एनाटमी तो हमको पता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 40 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। उसके बाद में इसका फर्स्ट कंस्ट्रक्शन जो होता है 15 सेंटीमीटर पे होता है, सेकंड कंस्ट्रक्शन 23.3 सेंटीमीटर पे होता है आर्क ऑफ एओर्टा के पास में, और थर्ड कंस्ट्रक्शन जो होता है लेफ्ट ब्रोंकस के पास में होता है। फोर्थ कंस्ट्रक्शन T10 के पास में होता है, डायफ्राम के पास। ठीक है, जैसे कि हम ये इमेज में देख पा रहे हैं, जंक्शन फर्स्ट कंस्ट्रक्शन जो होता है ईसोफेगस का फेरिंक्स के साथ में जो जंक्शन होता है वहाँ पे होता है। सेकंड कंस्ट्रक्शन जो होता है जब ईसोफेगस को आर्क ऑफ एओर्टा क्रॉस करता है। थर्ड कंस्ट्रक्शन होता है जब लेफ्ट मेन ब्रोंकस से ईसोफेगस कंप्रेस होता है। और फोर्थ कंस्ट्रक्शन होता है ईसोफेगियल हाइटस पे, मतलब जहाँ पे वो डायफ्राम के पास ओपन होता है, डायफ्राम से नीचे पास करता है। फिर उसके बाद में आता है स्पेशल फीचर्स। स्पेशल फीचर्स में क्या रहता है कि ईसोफेगस के अंदर सीरोसा नहीं रहता, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मसल लेयर रहती है, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल। ईसोफेगस में सीरोजल वीनस प्लेक्सस नहीं रहते, और म्यूकोसा जो सब म्यूकोसा टफेस्ट लेयर रहती है। ईसोफेगस वेन, ईसोफेजियल वेन जो रहता है वो लोकेटेड रहता है सब म्यूकोसा में, और म्यूकोसा और सब म्यूकोसा को सेपरेट करती है मस्कुलरिस म्यूकोसा। फिर हेलिकॉइडल पैटर्न ऑफ मसल्स रहता है जिसकी वजह से कॉक्सक्रू अपीयरेंस देखने के लिए मिलता है। और डायफ्राम जो होता है मेनली T8 पे राइट फ्रेनिक नर्व और वीना कावा पास करता है, उसके पास से T10 पे ईसोफेगस, और T12 पे एओर्टा और थोरासिक डक्ट। इसके बाद में ब्लड सप्लाई क्या होता है ईसोफेगस का? इंफीरियर थायराइड आर्टरी, एओर्टा ब्रोंकियल आर्टरी, इंफीरियर थायराइड वेन, इजाइगस वेन, और ये स्टमक के पास में लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी, और वीनस ड्रेनेज में लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन जो ड्रेन करती है पोर्टल वेन में और लिवर तक जाती है। म्यूकोसा जो रहता है अपर 1/3 स्ट्राइडेड मसल से लाइन होता है, लोअर 2/3 जो रहता है स्मूथ मसल्स से, और नॉन केराटिनाइजिंग स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम रहता है। कोलमनर एपिथेलियम मेटाप्लेजिया हो जाता है जब बहुत ज़्यादा अपना एसिड का रिफ्लक्स होता है ईसोफेगस में, तो उसकी वजह से मेटाप्लेजिया होकर कोलमनर एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाता है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। सेट लाइन होता है जिसको ओरा सेराटा भी बोलते हैं हम लोग, नीचे कोलमनर सिंपल एपिथेलियम होता है। इसके बाद में मिडिल 1/3 में नहीं क्या मोस्ट कॉमन चांसेस रहता है स्क्वैमस कैंसर के, GARD का मोस्ट कॉमन साइट ये रहता है। इसके अंदर इंटेस्टिनल मेटाप्लीजिया हो जाता है जिसको हम बेरेट्स ईसोफेगस बोलते हैं। मेन इसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल रहता है मैलिग्नेंसी डेवलप करने का। मेटाप्लीजिया से डिस्प्लेजिया होता है और उसके बाद में एनाप्लीजिया हो सकता है। फिर डाई हम लोग कीमो एंडोस्कोपी करते हैं स्क्रीनिंग। डाई कोलमनर एपिथेलियम के लिए मिथिलिन ब्लू रहती है, और स्क्वैमस एपिथेलियम के लिए लुगोल्स आयोडीन रहती है। ओरल कैविटी एग्जामिनेशन में हम लोग टोलिटिन ब्लू यूज़ करते हैं। हिस्टोलॉजी में कौन सी डाई बेस्ट होती है बेरेट्स के लिए? एल्शियन ब्लू। फिर जेंकस डायवर्टिकुलम देखेंगे। जेंकस डायवर्टिकुलम क्या होता है? मैंने ये एक तो कंजेनाइटल हो सकता है, दूसरा एक्वायर्ड हो सकता है। कंजेनाइटल में सारे लेयर्स होते हैं जिसको मैकिल्स डायवर्टिकुलम बोलते हैं, और एक्वायर्ड पल्शन या फिर ट्रैक्शन की वजह से होता है। पल्शन मतलब इनसाइड से पुश हो रहा है, ट्रैक्शन मतलब आउटसाइड से पुश की वजह से। ट्रैक्शन वाले में मसल भी हो सकता है। जेंकस डायवर्टिकुलम जो होता है 75% चांसेस रहते हैं। उसके बाद में मिडिल 1/3 में क्या होता है? पल्शन की वजह से हो सकता है और ट्रैक्शन की वजह से हो सकता है। मोटिलिटी डिसऑर्डर्स जैसे कि TB की वजह से भी हो सकता है। केजिएटिंग नेक्रोसिस ऑफ सराउंडिंग एरिया। जेंकस डायवर्टिकुलम जो रहता है ये पोस्ट सर्वाइकल ईसोफेगस में मेनली किलियंस डी हाइसिन्स का वीक एरिया होता है। अगर वो रिलैक्स नहीं कर पाता तो प्रेशर बढ़ जाता है और जेंकस डायवर्टिकुलम फॉर्म हो जाता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या रहते हैं? मेल्स में ज़्यादा फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है मेल्स से। ओल्ड एज में ज़्यादा कॉमन है। डिस्फेजिया होता है, एस्पिरेशन की वजह से लंग एब्सेस हो सकता है। किलियंस डायसेंस कहाँ सिचुएटेड है? थायरो
फेरेंजेस और क्रिकोफेरेंजेस के बीच में, जैसे कि हम देख पा रहे हैं 2 लेयर्स ऑफ थायरोफेरेंजेस और नीचे क्रिकोफेरेंजेस, नेक स्वेलिंग हो जाती है। रिस्क ऑफ कैंसर इंक्रीज हो जाता है 0.5% से। मॉर्टेंस क्लासिफिकेशन साइज के बेसिस पे, अगर 2 सेंटीमीटर से कम है तो स्मॉल, 2 से 4 सेंटीमीटर है तो इंटरमीडिएट, और 4 से ज़्यादा है तो बिग। इन्वेस्टिगेशन में हम लोग एनाटॉमिकल डिस्टॉर्शन के लिए बेरियम्स फॉलो करते हैं, कॉन्ट्रास्ट स्टडी, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस बेरियम्स फॉलो, एंडोस्कोपी, मैनोमेट्री भी कर सकते हैं, सीटी स्कैन रिक्वायर्ड नहीं रहता। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस में सर्जरी होता है, डायवर्टिक्यूलेक्टोमी होता है, डायवर्टिक्यूलेक्टोमी और मायोटोमी प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए, क्रिकोफेरेंजियो मायोटोमी या फिर सर्वाइकल मायोटोमी। अगर लेस देन ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर है तब, अगर लेस देन 2 सेंटीमीटर है तो मायोटोमी और इंजेक्शन करते हैं बॉटुलिनम टॉक्सिन का, और अगर 2 to 4 सेंटीमीटर है तो मायोटोमी, बॉटुलिनम टॉक्सिन का इंजेक्शन और डाइवर्टिक्यूलोपेक्सी। डॉलमेंस ऑपरेशन में ये एंडोस्कोपिक ऑपरेशन रहता है, इसके अंदर हम लोग लीनियर स्टेपलर्स यूज़ करते हैं, डाइवर्टिकुलम के लिए यूज़ करते हैं, और CO2 लेज़र भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसोफेजियल वेब्स।